चलो जी। हम काफ़ी टाइम कर चुके हैं स्कीमा को लेके, टेबल्स को लेके एंड एवरीथिंग। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन थ्योरी। अच्छा, डिज़ाइन थ्योरी से क्या समझ में आता है? एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा लेकिन डिज़ाइन इशू में कि डेटाबेस को लेके क्या क्या डिज़ाइन इशू होते हैं, क्या क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट डाले जाते हैं, मतलब एक लॉजिक बिल्डअप किया जाता है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो डिज़ाइन थ्योरी के अंदर ये पहला स्टेप है। तुम लोग प्रैक्टिकल बनाना सीख रहे हो। अब तुमने जो बनाया अपने दिमाग से बनाया जितना तुम्हें समझ में आया। अब ये लॉजिकल पार्ट समझोगे तो ये होता है ना कि एक पर्टिकुलर कॉलम को रखने की, उसको बनाने की भी एक जगह होती है, उस हिसाब से डेटा इंसर्ट करने की भी एक जगह होती है। देन कहते ये होता क्या है, अगर आप सबसे पहले डिज़ाइन थ्योरी पढ़ो तो वो होता है 3 लेवल आर्किटेक्चर। डीबीएमएस क्या होता है? बोलो जरा। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस और वो होता क्या है? ये तो फिर बता दूंगा। एक्चुअली ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? सो अगर हम बात करें, कहते हैं क्या है, ये फ्रेमवर्क है where the structure of DBMS is described. The main aim of designing the DBMS architecture is to provide users with an abstract view of the data by hiding certain details of how the data is stored and maintained. आई होप ये लाइन बहुत क्लियरली समझ में आई है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करे, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करे हैं। पहली चीज़ क्या कहते हैं, डीबीएमएस क्या है? एक फ्रेमवर्क है जहां पे स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस क्या है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर पूरे डीबीएमएस का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है तो वो तुम्हें उसी डीबीएमएस के अंदर मिलेगा, यानी कि वो है क्या, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम में ही मिलेगा। और हम कौन सा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग एसक्यूएल और माई एसक्यूएल। वी आर यूजिंग माई एसक्यूएल जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया है। अगर आप एसक्यूएल सर्वर को तो वो ओरेकल ने आपको दिया है, ठीक है जी। एसक्यूएलाइट सर्वर को तो वो डीबीएसक्यूएलाइट ने दिया है। देन कहते हैं इसका मतलब क्या है? इसका यूज है कि प्रोवाइड यूजर्स। यूजर्स कौन होता है? यूजर्स कौन है? जो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, जो एम्प्लॉय होगा, नॉट द क्लाइंट। क्लाइंट यूज करेगा। एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा। एब्स्ट्रैक्ट व्यू का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन यानी कि डेटा हाइडिंग। सिर्फ उतना ही डेटा दिखाओ जितना की जरूरत हो। क्लैरिटी समझ में आई? जैसे कि आपके कॉलेज में एक लाइब्रेरी ऑफिस है, तो लाइब्रेरी ऑफिस को सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए? बुक इशू से, बुक रिटर्न से, स्टूडेंट की आईडी से, उसके रोल नंबर से और बुक की आईडी से। गिनी चुनी 5 से 6 कॉलम से, ज्यादा से ज्यादा 7, मानो 8, 10 भी नहीं। सो कुछ गिने चुने कॉलम से मतलब है। बच्चे की फीस कितनी है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, उसके फोन नंबर्स क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन कहते हैं जैसे कि एम्प्लॉय है, उसको काम करना है, तो डेटा कैसे स्टोर है उसको नहीं पता चलेगा कि वो वैर कैसे स्टोर है। अगर हम मानो हमें रेजर्वेशन करवानी है, कोई भी आजकल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर लो, तो नॉवेल्टी वाले चले जाओ। इनके जो नॉवेल्टी वाले भी होते हैं, इनको तुम पूछ लो कि तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उनको नहीं पता होगा। अब बैंक में चले जाओ, कई बार होता है ना, नहीं जी हमारे सर्वर हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, उनको नहीं पता होता कितनी देर लगेगी सॉफ्टवेयर अपडेट होने में। उनको भी नहीं पता होता कि आज सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना होता है। कईयों को बताते, कईयों को नहीं बताते। जैसे अपडेट आती है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। बैंक वालों को नहीं पता कि वो कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं। उनको पता है बस यहाँ से डेटा निकाल के यहाँ भेजना, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया है। बात समझ में आई? दिस इज द कंसेप्ट। कहते हैं एन अर्ली प्रपोजल, early proposal of a standard terminology general architecture of DBS system was made in 1971 by DPDG database task group. बेटा ये हिस्ट्री वाला काम तुम्हारा है, वो तुमने पढ़ना है। ये तुमसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, डेटाबेस की हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल हिस्ट्री तुमसे पूछी जा सकती है अगर तुम कहीं बैकएंड पे अप्लाई करते हो। बट अदरवाइज ये मैं नहीं रीड करने वाली, ये सिर्फ समझने वाली बात नहीं है, एक्चुअली सिर्फ रीड करने वाली बात है जो तुम्हें याद हो जाए। दिस इज योर टास्क। अगर तुम इस इमेज को देखो, तुम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकती हो। ठीक है जी। अगर तुम इसको 3 लेवल आर्किटेक्चर को देखो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या बना हुआ है? सबसे पहले क्या बने हुए? यूजर्स बने हुए हैं। और वो यूजर्स जो है वो कहाँ पे लिखे हुए हैं? एक्सटर्नल लेवल पे लिखे हुए हैं। 3 डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं, तीनों की डिफरेंट जॉब्स हो सकती है। एक का व्यू 1 होगा, व्यू 2 और तीसरे का व्यू 3। तीनों का काम करने का अपना मकसद भी क्या हो सकता
बाद एक्सटर्नल लेवल जो सबसे ऊपर वाला लेवल है, उसके बीच में क्या आ जाता है, कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल लेवल कह सकते हो। उस कंसेप्चुअल के बाद क्या आता है, इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा के अंदर तुम देख पा रहे हो फिजिकल डेटाबेस रखा हुआ है। तो ये होते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर। जो लोएस्ट लेवल है वो कौन सा था, इंटरनल वन, जिसके अंदर फिजिकल स्टोरेज है। उसके ऊपर कौन सा था, कंसेप्चुअल स्कीमा। उसके ऊपर कौन सा था, एक्सटर्नल व्यू। बात समझ में आई? उसको डीपली हम करते हैं, बट अभी सिर्फ डायग्राम को समझो कि यूजर्स वाला पार्ट क्या है, फिजिकल स्टोरेज वाला क्या पार्ट है। जहाँ पे कुछ ड्रॉ ना करा हुआ वहां पे दोनों को मिलाया है, लेकिन वहां पे जॉब्स खड़ी होंगी। क्लैरिटी मिली? कहते हैं इसको कहा जाता है कि ये 3 लेवल आर्किटेक्चर है डेटाबेस का। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। कहते हैं क्या है एक्सटर्नल लेवल का मतलब क्या, आल्सो नोन एज द इंडिविजुअल व्यू बिकॉज़ इट्स दिस यूजेस व्यू ऑफ द डेटाबेस। 3 व्यूज बनाए थे, तीनों का डेटाबेस को देखने का बखरा तरीका होगा। कैसे, एक यूजर होगा लाइब्रेरी का, एक होगा अकाउंट ऑफिस का, एक होगा जर्नल ऑफिस का। तो तीनों के काम बखरे हैं। जनरल ऑफिस को फर्क नहीं पड़ता कि बुक कितनी इश्यू करवाई है, कितनी रिटर्न करवाई है। अकाउंट को फर्क पड़ता है सिर्फ उसकी फीस से। लाइब्रेरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा छोड़ के जा चुका है कि नहीं, उसकी बुक रिटर्न हुई है ये उसको फर्क पड़ता है। अगर उसको एक्सटर्नल चीजें पता करनी है तो वो डिपार्टमेंट में जाकर रिक्वेस्ट करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आएगा। अब चाहे वो फाइल के रूप में हो, चाहे वो फिजिकल स्टोरेज के रूप में हो। ठीक है, एंड देन कि that is the highest level of 3 level architecture. It's a part of the DB that is relevant. जहाँ पे DB लिखा होगा उसका मतलब डेटाबेस होगा, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है कि that's the part of a DB that's relevant to each user or application program and hides the rest of the DB details. उतना डेटा दिखाना जितना उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। क्लैरिटी मिली? एंड देन इट इज वन ऑफ विच इज द क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर्स। एंड यूजर्स कौन से होते हैं, मेन यूजर्स, जिसको क्या पता है, कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ पता है कि मुझे क्या चीज कैसे यूज करनी है। जो अंदर की जितनी डिटेल्स है, कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्लैरिटी मिली? दे आर द एंड यूजर्स, जिसको एंड पे काम करना है। बैक एंड पे करते हैं ना, फ्रंट एंड पे काम करते हैं, वो वाला फ्रंट एंड या बैक एंड नहीं, जो आपकी मशीन पे बैठा हुआ है, जिसको एक जॉब असाइन की, कि इसी ने बंदे ने टिकट असाइन करवानी है, सो टिकट की रिजर्वेशन करवानी है, वो बंदा एंड में बैठा हुआ है, दैट इज द एंड यूजर, जिसको एक पक्की जॉब मिल गई कि तुमने यही बंदे ने काम करना है। Can it is the which is the closest to the end user. It is the this level deals with in which way the individual users view data. एक यूजर, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, एक पर्सन। तो जो एक एक पर्सन करके जितने व्यूज देखेंगे उनको उस हिसाब से वो डेटा दिखाया जाएगा जो उनकी जॉब होगी। इंडिविजुअल यूजर्स आर गिवन डिफरेंट व्यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड दिस में external view only 3 attributes and relationship that users is interested in or may actually be present in the DB but the user is unaware of them. Clarity मिली? For example, employee in the college library does not usually view full details of the DB. They are more interested in the information of book issue or book return. Get my point? ये बहुत आसान भाषा में लिखा है, सबको इस चीज की क्लैरिटी मिली? एनीवन जो डाउट में है? ओके। Secondly, conceptual level. It is also called as the logical level and it is the community view of the database. अब community मैंने बहुत बार वर्ड यूज किया है, क्या होता है community? In technical terms इसका मतलब knowledge of what's community. क्या होता है community? Collection of what? Collection of users. तुम्हारी भी तो कम्युनिटी है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। अब तुम कंपनी में चले जाओ, तुम उसके एम्प्लॉय हो जाओगे, और अगर वो कंपनी एक पर्टिकुलर सर्विस को सेल करती है, मान लो वो जो कंपनी है वो डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है, वेबसाइट्स बनवाती है, तो तुम उसके लिए क्या हो जाओगे, तुम एक कम्युनिटी हो जाओगे। बात समझ में आई? अब एसक्यूएल के लिए जो भी लोग माई सीक्वल यूज करते हैं उसकी वो कम्युनिटी है। क्लैरिटी मिली? तुम हम सब क्या है, हम माई सीक्वल के लिए उसकी कम्युनिटी है जो उसको उसके सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। क्लैरिटी मिली? सो वी अंडर ऑल गोज द कम्युनिटी। जब आप कलेक्शन ऑफ पीपल तो कह रहे हो बट दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस और यूजिंग अ सर्विस। ठीक है जी। एंड कहते हैं ये कम्युनिटी व्यू ऑफ द डेटाबेस है जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे होकर लोग एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज इट डिस्क्राइब द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द होल डीबी फॉर इट्स कम्युनिटी फॉर द यूजर दैट्स अ
ग्लोबल व्यू, इसको ग्लोबल व्यू बोलते हैं. ऑफ द डेटा इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ मिडल लेवल इन द 3 level आर्किटेक्चर एंड दिस लेवल कंटेन्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर डेटाबेस एज सीन बाय द डीबीए. अब हमने पढ़ा डीबीए क्या होता है. डेटाबेस, अभी तक यहाँ पे दो यूजर्स की बात हुई है. एक नेव यूजर्स जिसको एंड यूजर्स कहते हैं एंड वन इज दी डीबीए. एंड डीबीए क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. इट कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ आईटी स्टाफ. हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो ग्रुप ऑफ आईटी स्टाफ पढ़ रही है. सिंगल डीबी तो कुछ नहीं कर पाएगा. जो सिंगल डीबी की जॉब है वही ग्रुप ऑफ आईटी स्टाफ की जॉब है. अब मेरे पास 5 जनों का ग्रुप है, तो मैं किसी को बोलूँ टेबल बना, किसी को बोलूँगी स्ट्रक्चर बना, किसी को बोलूँगी इंसर्ट कर, अपडेट कर या फिर डिलीट कर. अब अगर यही काम कल्ला डीबीए करे तो उसको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी. कंसेप्ट तो वही है, फ़र्क क्या है? मैंने डिवाइड कर दिया ताकि लोड वर्क कम हो जाए. क्लैरिटी मिली ना? कहते हैं कि ये जो ग्लोबल व्यू आप कह रहे हो, दिस लेवल कंटेन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर डेटाबेस. तुमने कमांड चलाई थी डिस्क्राइब डेटाबेस, सॉरी डिस्क्राइब टेबल. तुमने डीडीएल और डीएमएल का जितना काम करा है ना, स्पेशली द डीडीएल पार्ट, तुमने जितना डीडीएल का काम करा है ना, वो सारा कंसेप्चुअल व्यू है जहाँ पे डीबीए और उसकी टीम इन्वॉल्व होती है. क्लैरिटी मिली? दिस इज द थिंग हियर. इट इज द कंप्लीट व्यू ऑफ द डेटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को कौन से कॉलम चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, वो सारी इसके अंदर डिस्कस होती है. And then that is the independent of any storage consideration the conceptual level represents. conceptual level क्या represent करता है? all entities. entity क्या होती है? क्या? टेबल की हेडिंग. टेबल की हेडिंग कौन सी होती है? उसका नेम. और जो मैंने टेक्निकल वर्ड्स तुम लोग को एक एक करके बताया सुना, मेरे को वो सारे चाहिए. अब मेरे को नॉर्मल आसान शब्द मेरे को नहीं चाहिए. आई नीड द टेक्निकल वर्ड्स. एंटिटीज. My question is, what is an entity? Real world object. और फॉर एग्जाम्पल कौन सा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट? एंटिटी का क्या यूज है इसके अंदर? और एंटिटी को डेटाबेस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो? और इसको कैसे रिलेट कर सकते हो डेटाबेस से? हाउ एंटिटी इज रिलेटेड टू द एसक्यूएल? दैट इज द क्वेश्चन. तुम एग्जाम्पल सही बोल रहे हो, और सारे एग्जाम्पल्स को जोड़ के देखो क्या बन रहा है. एग्जाम्पल सारी सही है. तुम लोग बोल रहे हो हाफ हाफ पार्ट. अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है. कनेक्ट देम ना, कनेक्ट द डॉट्स. हाँ, डॉट डॉट बोल रहे हो, कनेक्ट द डॉट्स. टेबल से डेटाबेस बनता है. लास्ट में सारे. अगर एंटिटी ना हो तो क्या होगा? एंटिटी क्या है? जिसके बारे में डेटा बना रहे हो, सिंपल सा लॉजिक है, जिसके बारे में टेबल बना रहे हो. कनेक्ट द डॉट्स ना. तुम लोग बोलते हो एग्जाम्पल्स जो बिल्कुल सही होती हैं, बट जो मेरा क्वेश्चन होता है ना उसको सेटिस्फाई नहीं करते. तुम लोग खुद सोचो, तुम्हारे आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे. पहले सुनो, समझो, देन रिप्लाई. और अगर रिप्लाई नहीं कर पा रहे क्लियरली, उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तुम्हारी पढ़ाई में प्रॉब्लम है. तुमने कुछ वर्ड्स को मिस आउट कर दिया, छोड़ दिया कि ये वर्ड शायद मुझे याद भी नहीं करने, बट उन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है. मैं तुम्हें एक वर्ड यूज़ किया था आर्किटेक्चर, पर मैंने क्या बोला था तुम्हें? आर्किटेक्चर नहीं बोलना, तुम्हें स्कीमा वर्ड यूज़ करना है. तो व्हेन यू यूजिंग द डेटाबेस, यूज द वर्ड स्कीमा. तुम्हारी टंग में वो ना वो लहजा आए कि तुम एसक्यूएल वाले स्टूडेंट्स हो. अपने आप को इस सिचुएशन में डाल दो. जो आईटी के स्टूडेंट होते हैं, एंड मेजॉरिटी वाइज यहाँ पे कोई फर्स्ट सेमेस्टर का पहले साल का बच्चा नहीं है. ग्रोन अप्स, यू ऑल आर ग्रोन अप्स.
उस हिसाब से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप में वो चीज़ डालो। चलो, तो ऑल एंटिटीज क्या होती हैं, जिसके बारे में एक टेबल बनाया जाता है और उसी के सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसी के बीच में रिलेशनशिप होते हैं। अभी तक कोई रिलेशनशिप सीखा आपने? एट्रीब्यूट्स जो कॉलम आप लेते हो वो सारे एट्रीब्यूट्स ही हैं, नेम, आईडी, ईमेल आईडी, वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेशनशिप अभी तक कोई पढ़ा आपने? बिल्कुल, वही तो हम बनाते हैं क्रिएट टेबल के अंदर। हाँ जी, कोई रिलेशनशिप पढ़ा अभी तक आपने? एग्जैक्टली exactly. तो अभी तक आपने एक रिलेशनशिप सीखा, आगे चल के आप ईआर मॉडल्स और बाकी चीज़ें करोगे तो और रिलेशनशिप भी सीखोगे, वो चलो बात का पार्ट है। तो ये बेसिकली होता है कंसेप्चुअल लेवल, सारी एंटिटीज उनकी एट्रीब्यूट्स, कंस्ट्रेंट कितनी लगाई है डेटाबेस के ऊपर, सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन इज नथिंग, अगर मैंने दोनों चीज़ों को मिला दूँ तो मुझे सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। फोर्थ इज दी सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप इस फोर्थ पॉइंट को सारे अच्छे से समझते हो कि किस चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। Important point है, while designing the database conceptual schema, the first is to be defined and it is defined using the DDL provided by DBA। ये जो conceptual view होता है वो किसकी हेल्प से तैयार होता है, DDL commands के साथ। इंटरनल लेवल क्या होता है, इट इज़ द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस ऑन द कंप्यूटर, इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ टू लेवल आर्किटेक्चर। एक लेवल कम हो गया तो नीचे आते आते हम टू लेवल, अब हम बात करें कंसेप्चुअल और इंटरनल के बीच में। टू लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, दिस लेवल डिस्क्राइब्स how the data will be stored and also describe the data structure and access method to be used by the database। अच्छा तो थोड़ी ध्यान सुनना। नाउ अब एक बात करते हैं कि सपोज मेरे पास एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने मेरे को बोला, ग्रुप ऑफ IT स्टाफ और DBA को, कि तुमने मेरे लिए क्या करना है, डेटाबेस बनाना है। उस डेटाबेस के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ क्या डिसाइड होनी चाहिए, बजट। ऑब्वियसली बजट तो चलेगा, एक करोड़ों का काम है, लाखों का काम है, इट्स नॉट अबाउट थाउजेंड्स बक्स और समथिंग। तो उन्होंने बोला कि पहले नंबर पे अपना बजट डिसाइड करो। मान लो कंपनी कह रही जो मेरा बजट है वो सिर्फ 50 लाख का बजट है, बहुत कम है। 50 लाख का मुझे बहुत कम होता है, करोड़ों में पैसा लगता है डेटाबेस में। हमने कहा कि ये जो 50 लाख का तुम्हारा ये जो बजट है, उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, तुमने पे भी करना है स्टाफ को, और जितनी हार्डवेयर आइटम्स आएंगी वो भी तुमने करनी है, तुमने जो सॉफ्टवेयर पेमेंट्स करनी है वो भी इसके अंदर होगी, प्लस जो तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे हो एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं करना वो भी करनी है। तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा खर्चा इसके अंदर होने वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ, तुमने क्या किया, एक DBA ने जो कि हेड होगा टीम का, उसने क्लाइंट से साथ बातचीत करी, कितना बजट है, अच्छा बजट डिसाइड हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड इसके अंदर क्या होगा कि ठीक है बजट डिसाइड हो गया, अब चीज़ें मंगवाई जाएगी, सॉफ्टवेयर डिसाइड होगा और हार्डवेयर डिसाइड होगा। सबसे पहले क्या होगा, हार्डवेयर असेंबल हो जाएगा, कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट पे क्या क्या कंप्यूटर्स लगने हैं, किस तरीके से वायरिंग होनी है। अगर मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप पे बैठ के MR में डेटा सेंड या रिसीव कर सकती हूँ, तो मतलब यहाँ से वहाँ मुझे कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? अब मान लो ये मेरा लैपटॉप नहीं है, ये कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर समझते हैं जहाँ पे वो, ये जैसे ये कंप्यूटर है, ये सारी स्क्रीन है, मुझे इस स्क्रीन को इस कंप्यूटर के साथ उधर MR में कनेक्ट करना है, तो मुझे वायरिंग चाहिए होगी, या वायरिंग चाहिए होगी या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। बट फिलहाल जब हम एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वायरिंग की बात करते हैं, बिकॉज ऑनलाइन कनेक्शन क्या होता है, कई बार टूट जाता है। तो वायरिंग कब खराब होती है, जब वायर खराब होगी, अगर वायर खराब नहीं हुई तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें ये भी चीज़ समझ में आई, क्लैरिटी मिल रही है। सो क्या डेटाबेस के अंदर नेटवर्किंग का पार्ट है, ऑफ कोर्स है। जब आप वायर के साथ डील कर रहे हो, जिसको आप मीडिया कहते हो, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। वर्ड समझ में आ रहे हैं ना, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। जो आपका गाइडेड वाला मीडिया होता है, पढ़ा है पहले किसी ने, सबने पढ़ा है वैसे तो। क्या होता है गाइडेड मीडिया, जो आप वायर्स के साथ डील करते हो, केबल्स के साथ डील करते हो, कोएक्सियल केबल, जो रेड वाली केबल होती है, सारी चीज़ उसके अंदर। देन एक होता है अनगाइडेड मीडिया, पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। अनगाइडेड मीडिया कौन सा होता है, वायरलेस, एग्जैक्टली। अब वायरलेस के अंदर कोई एग्जांपल ले सकते हो,
वायरलेस मीडिया कौन सा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? अभी कल परसों डिसाइड नहीं करा, मैं सोचा था उसको सैटरडे। एग्जैक्टली। तो अनगाइडेड के अंदर जो वायरलेस है उनको कौन सा होता है? सैटेलाइट वाला मीडिया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। सो बेसिकली इस तरीके का क्या होता है, डेटा होता है। जस्ट मिनट। ठीक है जी। अब ये जो सारा लॉजिक है हमारे पास, कहते ठीक है आप बस डिसाइड भी हो गए। नाउ कम्स फॉर द सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर कौन चलाएगा? एंड यूजर चलाएगा। अब यूजर्स की भी बात कर लेते हैं। यूजर कौन कौन से होता है? एक कौन सा मैंने बताया था, एंड यूजर होता है, जिसको आप कौन सा बोल सकते हो, नेम यूजर होता है। और एक कौन सा होता है, प्रोफेशनल यूजर होता है, प्रोफेशनल यूजर। उसके बीच में आपके पास एक यूजर और होता है जो एक तरीके की इंटरमीडिएट नोड काम करती है। ये जो प्रोफेशनल यूजर है वो आपका होता है डीबीए या उसका आईटी स्टाफ, और ये होता है वो बेचारा एम्प्लॉय जिसने काम करना है। अब इस एम्प्लॉय के बाद ये जो यूजर आता है ना, ये एक ऐसा यूजर है जो नेम यूजर से थोड़ा समझदार है, प्रोफेशनल से थोड़ा कम समझदार है। उस हिसाब से उस पर एक जॉब डिफाइन होती है। क्लैरिटी मेरी बात समझ में आई? एंड यूजर से ज़्यादा दिमाग वाला है, लेकिन प्रोफेशनल वाला काम उसको नहीं आता। ठीक है जी। अब तुम्हारे कॉलेज के लैब अटेंडेंट्स देख लो, जनरली हम यही करते हैं ना, जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं, कभी नोटिस करिए कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं उनको कंप्यूटर के तार खराब हो जाए, उनको जोड़नी नहीं आएगी। वही जो उसका लैब अटेंडेंट होगा वो 2 मिनट में जोड़ देगा, उसको सारे पासवर्ड पता होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट नोड जैसा काम करता है, उसको असाइन इस तरीके से करा जाता है। अब क्या वो डेटा जैसे डायरेक्ट काम कर सकता है? वो कभी नहीं करेगा। पहली चीज़, उसको जॉब नहीं मिली, वो वाली जॉब इज इन सेंस उसको रोल नहीं मिला। रोल समझते हो ना, कि उसको वो चीज़ नहीं असाइन, वो जॉब उसको असाइन ही करेगी तो नहीं ये वाला पार्ट करना है, वो किसी और का होगा। गेट माई पॉइंट? वही एक प्रोफेशनल यूजर होगा, मुझे सिस्टम अपडेट करवाने में किसको बुलाऊंगी? जिससे मैंने डीबीए वाले, जिससे मैंने डेटाबेस बनाया। क्लैरिटी हुई? बात समझ में आई? दिस इज द लॉजिक है। नाउ यू कम टू पार्ट हियर, कि अब तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है, तुम्हें किन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये होगी, जो सॉफ्टवेयर बनाना है बड़ा सोच समझ के बनाना है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो हमें किस तरीके के मिलेंगे? दोनों तरीके के मिलेंगे। एंड यूज़र मिलेंगे और इंटरमीडिएट नोड वाले भी मिलेंगे। मतलब हो सकता है कि जिसको कभी चलाना ही ना आता हो कंप्यूटर, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। अब जिसको आता है उसके लिए भी ठीक ठीक बना के देना पड़ेगा। क्लैरिटी मिली? जैसे हम देखते हैं हमारी जो मॉल्स वगैरह होती है, जितने भी हमारे अमृतसर में मॉल्स वगैरह है उनमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा वो नहीं होते, हाईटेक नहीं होते। ठीक है, उनको यहाँ तो टच स्क्रीन दे दी गई है ताकि उनको कीपैड इतना ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। जितना उनको सिखाया वो उतना ही कर सकते हैं। तुम बोलो कि ये GUI है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, कुछ नहीं पता होगा। उनको जितना बोला उनको वही करना, कि कहाँ से कहाँ डेटा भेजना है, OTP कहाँ शेयर करने हैं, किस तरीके से ऐप इंस्टॉल करने हैं, उनको सिर्फ इतना पता है कि उनको ट्रेन किया गया है। अब जिनको ट्रेन ही नहीं किया गया वो काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर उस तरीके से बनाए जाते हैं। क्लैरिटी मिली? यहाँ पे एक लाइन होगी, कहते थे internal views described by the means of internal level written in the DDL and there is only one internal schema। हमने DDL के अंदर क्या लिखा? create table integer ID name varchar 255। अब जो ID तुमने इंटीजर ली, अब वो इंटीजर बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस लेवल तक बाइट्स और बिट के हिसाब सारे समझते हो? आई होप सारे समझते हो। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? नहीं है तो ऑनेस्टली बताओ, समझते हो? क्या होती है बिट, क्या होती है? हाँ, 0 और 1 की फॉर्म में। और 1 बाइट 16 बिट्स। क्या हो गया तुम लोगों को? होश में रहो यार, इतनी बड़ी